गरीब गांव वालों की जादुई नदी। पिताजी, आप रोना बंद करिए। आप रो क्यों रहे हैं? रोने से क्या होता है? अरे बेटी, रो नहीं तो क्या करूं। अरे चारों तरफ सूखा पड़ा है। अगर गांव में पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो हमारे सारे खेत सूख जाएंगे। पिताजी, इसके लिए तो हम सभी को मुखिया से बात करनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कहती हो। हमें मुखिया जी से ही बात करनी चाहिए ताकि हम कलेक्टर के पास जाएं और हमारे गांव में पानी की सुख सुविधा की एप्लीकेशन डाल दें। धरिया अपने साथ साथ गांव के और भी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें गांव के मुखिया के पास ले जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग गांव के मुखिया से पानी की शिकायत करते हैं। अरे मुखिया जी, अगर ऐसा चलता रहा तो गांव में बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा और हम पानी की दिक्कत की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। मुखिया जी, आपको कलेक्टर से बात करनी चाहिए। वो हमारे गांव में पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं पहले ही बात कर चुका हूँ और कई बार एप्लीकेशन भी डाल चुका हूँ, लेकिन पानी ऊपर से ही नहीं छोड़ा जा रहा है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? गांव से सभी लोग मायूस होकर वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। देखते ही देखते गांव में बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। प्यास के मारे गांव के लोग मरना भी शुरू हो जाते हैं। एक रात के समय नंदिनी की माँ कौशल्या पानी के लिए तड़प रही होती है। हाय पानी, मुझे प्यास लगी है। मुझे पानी पीना है। कोई मुझे पानी पिला दो। हाय पानी, नंदिनी बिटिया, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। कुछ कर बिटिया, कुछ कर। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नंदिनी पानी ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आता। पूरा गांव इतना गरीब था कि कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते नंदिनी एक नदी के पास पहुंचती है, जिस नदी का पानी बहुत ज्यादा गंदा था और जिसमें काई जमा हुआ था। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे इसी नदी का पानी निकाल लेना चाहिए। मैं इसे गर्म करके छान लूंगी और इसे साफ करूंगी। नंदिनी एक पतीला डालकर उसमें से पानी निकाल लेती है और उसे अपने घर ले जाती है, जिसके बाद वो पानी को छलनी से छानती है और उसे गर्म करती है। गर्म करने के बाद वो पानी को अपनी माँ कौशल्या को पिलाती है। बेटा, शुक्र है कि तूने सही समय पर लाकर मुझे पानी पिला दिया, नहीं तो आज मेरे बचने के चांस ही नहीं थे। तभी कौशल्या को रसोई की तरफ कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वहां क्या चमक रहा है? कौशल्या और नंदिनी रसोई की तरफ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक पतीला दिखाई पड़ता है। अरे, ये वही पानी का पतीला है जिसमें मैं नदी का पानी लेकर आई थी। पर यह अचानक से सोने का कैसे बन गया? नंदिनी और कौशल्या को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद कौशल्या कुछ और बर्तन नदी किनारे ले जाती है और एक एक करके उन बर्तनों से नदी का पानी निकालने लगती है। जैसे ही वो नदी के अंदर बर्तन डालती है, नदी के अंदर से एक चमकीली रोशनी निकलती है। देखते ही देखते बर्तन सोने में बदल जाते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये नदी कोई मामूली नदी नहीं, बल्कि जादुई नदी है। हमें इस नदी के बारे में गांव वालों को बताना होगा। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कौशल्या गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करती है और नदी के बारे में बताती है। उस नदी में जितने बर्तन डालो उतने ही सोने में बदल जाते हैं। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसके अंदर दोबारा से एक बर्तन डालकर देखा। तभी अचानक से चमकीली रोशनी निकली और बर्तन सोने में बदल गया। अरे ये सब तो मन गढ़ंत बात है। हम गांव के सभी लोग इतने गरीब हैं कि इन अंधविश्वास की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। अब मुझे तो इस औरत की बात पर विश्वास नहीं है। अगर आप सभी को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप सभी हमारे साथ एक बार चले और उस नदी का जादू देखें। अगर ये दोनों माँ बेटी इतने विश्वास के साथ कह रही हैं, तो हमें दोनों के बात का विश्वास करना न चाहिए और नदी किनारे जाकर देखना न चाहिए। मनोहर की बात मानकर गांव के सभी लोग नंदिनी और कौशल्या के साथ नदी किनारे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मनोहर एक बर्तन उठाता है और नदी के अंदर पानी में डाल देता है और फिर उससे पानी निकालने लगता है। जैसे ही बर्तन नदी के अंदर डालता है, नदी के अंदर से क्षण के लिए रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो बर्तन देखते ही देखते सोने में बदल जाता है। अरे वाह, ये तो सचमुच अद्भुत है जी। मैंने तो ऐसा कभी जिंदगी में नहीं देखा है। ये तो कोई मामूली नदी नहीं है, बल्कि जादुई नदी है। लेकिन ये नदी जादुई कैसे है? इसके पीछे का राज क्या है भाई? मनोहर इतना कहता ही है कि तभी उसके सामने नदी के अंदर से एक देवी माँ प्रकट हो जाती है। ये कोई मामूली नदी नहीं, बल्कि एक जादुई नदी है। और ये नदी सदियों से यहाँ पर बनी हुई है। इस नदी में 7 नदियों का पानी आता है।
लेकिन किसी कारणवश इस नदी के पानी को एक साधु ने श्राप दे दिया था। दरअसल वो साधु इसी नदी किनारे प्यासा मर गया था, लेकिन वो इस नदी तक नहीं पहुंच पाया था और ना ही इसका पानी पी पाया। इसीलिए उसने नदी को श्रापित कर दिया और मैंने उस साधु से माफी मांगी और उसने मुझसे कहा, अब इस नदी का श्राप तभी टूटेगा जब कोई मेरे जितना प्यासा इस नदी से पानी पीकर अपना जीवन फिर से जीना शुरू करेगा। जैसे ही नंदिनी ने कौशल्या को इस नदी का पानी पिलाया, ये नदी श्राप से मुक्त हो गई। इतना कहकर देवी माँ नदी के ऊपर से गंदगी अपनी जादुई शक्तियों से साफ कर देती है। ऐ देवी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप नहीं होते तो आज हम गांव वाले लोगों का पता ही नहीं कि क्या होता। आज से ये जादुई नदी तुम सभी गांव वालों की है। तुम इसका लाभ उठा सकते हो। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद कौशल्या गांव के सभी लोगों से कहती है, अरे खड़े क्या हो, जाओ अपने घर के सभी बर्तन लेकर आ जाओ और इस जादुई नदी का इस्तेमाल करो। कौशल्या की बातें मानकर गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने घर के सारे बर्तन उठाकर नदी किनारे ले आते हैं। जैसे जैसे गांव के सभी लोग नदी के अंदर बर्तन डालते हैं, अंदर से एक चमकीली रोशनी निकलती है और वैसे ही बर्तन सोने में बदल जाते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। देखो तो, ये सारा बर्तन जो है सोने का हो गया है। अब हम गांव वालों की सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तभी वहां पर धरिया अपनी बेटी रेखा के साथ पहुंचता है। अरे रेखा बेटी, देख, हम सभी गरीब गांव वालों की किस्मत का ताला अचानक ही खुल गया। तू भी अपना बर्तन लेके आ और जादुई नदी के अंदर डाल दे। देख, हमारी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं। ऐसा कहकर रेखा जादुई नदी के अंदर अपने सभी बर्तनों को डाल देती है, जिसके बाद अचानक से चमकीली रोशनी निकलती है। जब वो अपने बर्तन बाहर निकाल लेती है तो वैसे ही बर्तन सोने में बदल जाते हैं, जिसके चलते उसकी जिंदगी भी बदल जाती है और उन सभी गांव वालों की सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उनकी गरीबी के साथ साथ पानी की समस्या भी खत्म हो जाती है और अब गांव के सभी लोग अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं। 15 वर्षीय शालू की माँ कविता की 3 महीने से तबीयत खराब चल रही थी। शालू अपनी माँ के लिए थाली में खाना लगाकर लाती है और कहती है, माँ चलो उठो, और कितना सोगी, खाना खा लो, फिर दवाई भी खानी है। माँ मैं स्कूल से आ गई। देखो, माँ के ऊपर निबंध लिखने पर मुझे मैडम ने गिफ्ट दिया। अरे माँ जागो ना, इतना कौन सोता है। माँ माँ सुनो ना, माँ उठो, आप आंखें क्यों नहीं खोल रही, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो माँ। माँ आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। तभी शालू के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसन आकर जवाब देती है कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दोनों बहनें बिलख बिलख कर बहुत रोती है और अंतिम संस्कार कर देती हैं। अनाथ बच्चियों पर तरस खाकर पड़ोसन उन्हें 2 दिन तक खाना दे देती है। जैसे ही तीसरे दिन वह उनके दर जाती है और कहती है, काकी भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या। अरे तुम दोनों गरीब अनाथ बहनों ने मेरे घर को होटल समझ रखा है। जो तुम जब भी आओगी तो खाना खिला दूंगी। 2 दिन खिला दिया क्या काफी नहीं है। अब क्या तुम्हारा जिंदगी भर का राशन पानी मैं अपने घर से करूं। मेरे पास तुम्हारे लिए अब कोई निवाला नहीं है, जाकर कहीं और से इंतजाम करो। ठीक है काकी। पड़ोसन चंपा की कटी बातें दोनों बच्चों के दिल पर तेजी से वार करती हैं। दोनों बहन रोते हुए नदी की ओर पहुंचकर अपनी माँ को याद करने लगती हैं। तभी 8 साल की छोटी बहन प्राची कहती है, दीदी आपको भी मेरी तरह माँ की बहुत याद आ रही है ना। हाँ प्राची, माँ के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दीदी क्या मैं आपकी गोद में अपना सर रख लूं? माँ होती तो वो ऐसे ही किया करती थी। हाँ रख ले, तेरा जब भी मन हो मेरी गोद में सर रख लेना, पूछने की जरूरत नहीं है। छोटी इस नदी को देख रही है, इसका बहता जल कितना शांत है। जैसे ये अपने आसपास पौधों को खुश रखता है, बिल्कुल इसी तरह हमारी माँ भी थी। हाँ दीदी, पर दीदी अब हम कैसे रहेंगे, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ बना दो ना दीदी। ठीक है, घर चल, मैं बनाती हूँ कुछ, पता नहीं घर में कुछ होगा भी या नहीं। दोनों बहनें घर पहुंचती हैं। शालू कुछ बनाने जाती है पर वहां राशन के डिब्बे खाली पड़े थे। ये देखकर वो कहती है, हे भगवान, अब हम गरीब अनाथ बहनों का क्या होगा। माँ भी हमें छोड़कर चली गई, घर में भी कुछ नहीं है। दीदी क्या हम भूखे ही मर जाएंगे? नहीं नहीं मेरी बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं काम करूंगी। वो देख, माँ की सिलाई मशीन रखी है, उन्होंने मुझे सूट सिलना सिखाया था, वही काम करके हम अपना पेट पालेंगे।
ऐसा कहकर शालू अपनी माँ की सिलाई मशीन निकालकर धूल मिट्टी हटा देती है और एक बोर्ड पर सूट सिलवाने की सूचना लिख देती है। ये देखकर आसपास के लोग शालू से सूट सिलवाने आते हैं। अरे बेटा शालू, मुझे शादी में जाना है, जरा मेरा सूट सिल दे। जी काकी, मैं आपका सूट अभी सिल देती हूँ, आप 2 दिन के बाद आ जाना। ऐसा कहकर शालू उसका सूट सिलने लगती है। वहीं छोटी बहन अपनी किताबें पढ़ने लगती है। ऐसे ही 2-3 दिन में उसके पास काफी सारे लोग सूट सिलवाने आते हैं, जिसकी बदौलत वो थोड़ा बहुत राशन लाकर अपना गुजर बसर करते हैं। वक्त बीतता है, दोनों बहनें सयानी हो जाती हैं। जहाँ दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी, शालू सूट सिलकर ही सारा खर्च उठाया करती थी। तभी प्राची अपनी बहन के पास आकर कहती है, दीदी मेरे कॉलेज में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, आप मेरे लिए इतना अच्छा सूट बनाओ कि उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैं जीत जाऊं। पता है, फर्स्ट प्राइज वाले को विनर में 5,000 रुपए मिलेंगे। पर प्राची, तू उन पैसों का करेगी क्या? दीदी वो सोचा नहीं। छोटी चिंता मत कर, ऐसा सूट बनाऊंगी कि उस कंपटीशन में तू ही फर्स्ट आएगी। शालू ये कहकर अपनी बहन के लिए बाजार से एक सुंदर सा कपड़ा लाकर उसमें नग मोती जड़ देती है, जिसके बाद वो एक सुंदर सा सूट तैयार करती है। ये पहनकर प्राची कहती है, अरे वाह दीदी, आपने तो इतना अच्छा सूट बनाया है कि सच में आज तो मैं ही फर्स्ट आने वाली हूँ। शुक्रिया दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मेरा बचपन से कितना ख्याल रखा है। पर दीदी, इसका कपड़ा और आपने जो इसमें सामान यूज किया वो तो काफी महंगा आता है, आप सस्ता सा बना देते। नहीं, अपनी बहन के सूट में मैं कोई कमी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वह कंपटीशन तुझे जीतना है ना। वो तो शुक्र है कि तेरा सूट बन गया, तभी सिलाई मशीन टूट गई। अब उसमें भी खर्चा आएगा और पैसे सारे खत्म। अब जा, वरना लेट हो जाएगी। जी दीदी। ऐसा कहकर प्राची अपने कॉलेज पहुंच जाती है, जहां बाकी लड़कियां मेकअप कर रही थी तो प्राची भी करने लगती हैं। ये देखकर पास की 2 लड़कियां कहती हैं, बाप रे बाप, इसका सूट तो बेहद अच्छा है, कहीं ये हमसे जीत ना जाए। ऐसा करते हैं, इसके सूट को खराब कर देते, फिर हम ही जीतेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों लड़कियां कैंची लाकर उसका मेकअप करते वक्त चुपके से सूट को जगह जगह से काट कर चली जाती हैं। जैसे ही प्राची का नाम स्टेज पर अनाउंस होता है तो उसकी फ्रेंड माही उसके फटे सूट के बारे में बताती है। ये जानकर प्राची बहुत रोने लगती है। हे भगवान, दीदी ने इतने पैसे खर्च करके मेरे लिए महंगा सूट बनाया था और अब वह मैं पहन भी नहीं पाऊंगी और इस कंपटीशन में जीत भी नहीं पाऊंगी। अब क्या होगा? तभी शालू वहां पहुंचती है। प्राची अपने सूट का सारा हाल बताती है, जिसे सुनकर वो कहती है, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करती हूँ, तेरे कंपटीशन में आधे घंटे का ब्रेक हो गया है। ऐसा कहकर शालू उसका फटा हुआ सूट लेकर चली जाती है। कुछ समझ नहीं आता तो उसी नदी के पास रोने लगती है। हे प्यारी नदी, अब बताओ मैं क्या करूं? मेरी बहन इतना उत्सुक थी इस कंपटीशन के लिए, लेकिन ना जाने ये सूट किसी ने काट दिया। हम बहुत गरीब हैं, अब क्या होगा? तभी उसके सामने एक सुंदर सा फूलों का पुल का रास्ता बनता है, जो नदी के बीच जाकर एक पेड़ पर रुकता है। उस पेड़ पर कई तरह के सुंदर सूट थे और वह पेड़ कहता है, शालू, ही सो आओ, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारा समाधान मैंने कर दिया है। इस जादुई नदी पेड़ से तुम जो चाहो 2 सूट ले लो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे और कभी भी फटेंगे नहीं। डरो मत, मैं जादुई नदी पेड़ हूँ। क्या सच में? इससे हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, एक सूट तुम्हें बहुत गहने देगा तो दूसरा सूट तुम्हें पैसे ही पैसे देगा। इस सूट को तुम्हारी बहन पहनकर कंपटीशन भी जीत जाएगी। शुक्रिया जादुई नदी पेड़। ये कहकर शालू उस जादुई नदी पेड़ से 2 सूट ले आती है और अपनी बहन के पास जाकर उससे कहती है, बहन, तुझे इन दोनों सूट में से जो अच्छा लग रहा है वो पहन ले। जल्दी से जा और ये कंपटीशन जीत कर आ। वाह दीदी, ये दोनों सूट तो पहले वाले से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं ये लाल वाला सूट ले रही हूँ। ये सूट पहनकर जैसे ही प्राची स्टेज पर जाती है तो सब लोग आंखें गड़ाकर टुकुर टुकुर उसके चमकते सूट को ही देखने लगते हैं, जिसके सामने बाकी लड़कियां फीकी लगती हैं। और इसी के साथ प्राची उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन को जीत जाती है, जहां उसे 5,000 रुपए विनर ट्रॉफी के साथ दिए जाते हैं। घर आकर प्राची अपनी बहन के गले लगकर कहती है, दीदी, आपकी वजह से मैं ये कंपटीशन जीत पाई, इसलिए अब इन पैसों से मैं आपको नई सिलाई मशीन ला कर दूंगी। पर दीदी, आपके पास ये 2 इतने अच्छे सूट कहाँ से आए? ये मुझे जादुई नदी पेड़ से मिले हैं। दोनों जादुई सूट हैं। आजा इन्हें आजमाते हैं। तभी प्राची ने पहने हुए सूट से कहा, हे जादुई सूट, अगर तुम सच में जादुई हो तो हमें घर के राशन के लिए पैसे दो।
तभी उस जादुई सूट में से तेज रोशनी के साथ ढेर सारे पैसों की गड्डी निकलकर जमा हो जाती है। ये देखकर दोनों गरीब बहनें हक्की बक्की रह जाती हैं। अरे दीदी, ये तो कमाल ही हो गया। ठीक है, इस दूसरे सूट से भी देखते हैं क्या निकलता है। हे जादुई सूट, अपना करिश्मा दिखाओ। शालू के कहते ही वो सूट में चमचमाते तेज रोशनी में ढेर सारे सुंदर सुंदर गहने निकलते हैं। ये देखकर दोनों बहनें उस गहने को पहनकर कहती हैं, अरे वाह, सच में ये जादुई है। ये तो हमें अलग से गहने लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी शादी में यही काम आ जाएंगे, और आपकी भी दीदी। दोनों बहनें उन जादुई सूट के दिए पैसों से अपने घर का सारा अनाज भर लेते हैं, साथ ही कच्चे मकान को एक बड़े घर में तब्दील कर देती हैं। कुछ ही समय में दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अपने पसंद के लड़के से दोनों उस जादुई सूट के बदौलत धूमधाम से शादी कर खुशी खुशी रहने लगती हैं।